नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ब्लड के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हमने जाना था दोस्तों पिछले लेक्चर में कि जो ब्लड होता है वह सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है। बात करें सॉलिड में क्या होता है और लिक्विड में क्या होता है। यहां पे हम लिख लेते हैं लिक्विड और यहां लिख देते हैं क्या, सॉलिड। सॉलिड सॉलिड कहने का मतलब ठोस और लिक्विड कहने का मतलब तरल। हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कैसे चीनी को जब हम पानी में घोलेंगे और नींबू को भी पानी में घोलेंगे तो एक सोल्यूशन तैयार होगा। तो जैसे शरबत बनता था वैसे ही यहाँ पे ब्लड बनता है। कुछ सॉलिड पार्ट और कुछ लिक्विड पार्ट मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्लाज्मा होता है उसमें कितने परसेंट, 90% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और बाकी जो रिमेनिंग 10% है वो क्या पाया जाएगा, 10% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करें दोस्तों, जो प्रोटीन पाया जाता है 10%, उसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसकी बात करें हम तो प्रोटीन यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा है फाइब्रिनोजेन। और तीसरा है एंटीबॉडी। क्या नाम है, एंटीबॉडी। दोस्तों, जो 10% हिस्सा है प्लाज्मा का उसमें क्या पाया जाता है, ये प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एंटीबॉडी। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, एंटीबॉडी है, इनका फंक्शन क्या होता है। हमारे शरीर में जब कहीं ब्लीडिंग हो रही होती है या कहीं चोट लग जाती है तो वहां से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही इन दोनों प्रोटीन को पता चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है, ये जाकर के वहां पे ब्लड को क्या कर देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, यानी जमा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। तो बात करें इनके फंक्शन की तो यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा 2 प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। लेकिन दोस्तों इनके इस गुण के कारण यानी थक्का बनाने के कारण एक नुकसान भी होता है। नुकसान हम बता देते हैं। जब डॉक्टर ब्लड को टेस्ट करने के लिए निकालता है तो कुछ देर के बाद जैसे ही एयर के संपर्क में आता है हमारा ब्लड, वह क्लॉट बन जाता है, यानी थक्का बन जाता है। तो डॉक्टर हमारे रोग का जांच कर ही नहीं पाता है। उस कंडीशन में क्या करता है डॉक्टर कि जैसे ही हमारे शरीर से ब्लड निकाला टेस्ट करने के लिए तो वो एक मशीन में उसको घुमा देता है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों जो प्रोटीन है वो नीचे बैठ जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। और जो प्लाज्मा का ऊपर वाला हिस्सा होता है, लिक्विड पार्ट, वह पीला पड़ जाता है, पीला हो जाता है। जब ब्लड निकाला गया था दोस्तों तो यह लाल था, लेकिन मशीन में डालने के बाद प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से इसका क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी थक्का नहीं जम पाता। और इसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। यानी जब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है या नीचे हटा बैठा दिया जाता है तो रिमेनिंग पार्ट जो बचता है प्लाज्मा का उसे सीरम कहते हैं। यहां तक क्लियर है। सीरम में एंटीबॉडीज भी रहती है। क्या रहती है, एंटीबॉडी। मान लेते हैं किसी में एंटीबॉडी नहीं है या एंटीबॉडी की कमी है तो इसी प्लाज्मा का सीरम बना करके डोनेट करा जाता है या बोतल चढ़ाया जाता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। आपने देखा था दोस्तों सन 2019-20 में जो महामारी आई थी सबसे बड़ी, जिसका नाम था कोरोना, उसमें क्या होता था, रोगियों को इसी प्लाज्मा का डोनेट करा जाता था या इसी सीरम को चढ़ाया जाता था। अब होता क्या था कि मान लीजिए कि किसी पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव है, अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही वह कोरोना नेगेटिव हुआ या कोरोना नेगेटिव पाया गया, यानी उसने आपको रिकवर कर लिया। इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी ने, उसकी इम्यूनिटी पावर ने कोरोना वायरस को मार दिया है, यानी उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों।
तो उसकी शरीर क्या कर देती है, एंटीबॉडी जनरेट कर चुकी होती है। इसी वजह से डॉक्टर कहते हैं भाई साहब बैठिए, आपको प्लाज्मा को डोनेट करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा कहने का अर्थ है सीरम। क्या कहने का अर्थ है, सीरम। इसमें क्या होता है, सीरम के साथ होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसके साथ मिक्स होता है। दोस्तों जो एंटीबॉडी होता है वो रोगाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करता है। तो इस वजह से लोग प्लाज्मा का डोनेट कर रहे थे या प्लाज्मा दान कर रहे थे। यहां तक क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सॉलिड पार्ट की, यानी ठोस भाग की। तो हमारे शरीर में सॉलिड पार्ट भी पाया जाता है और ठोस पार्ट भी पाया जाता है। चलिए ठोस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान देना, मिटाने के बाद बना रहा हूं सॉलिड पार्ट को, यानी ठोस भाग किसका, ब्लड का। ठोस भाग में क्या होता है दोस्तों, ब्लड कार्पल्स पाए जाते हैं, ब्लड कार्पल्स। इसको हिंदी में बात करें तो रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिराणु। रुधिराणु होते हैं वह ठोस पार्ट होते हैं ब्लड का। यदि बात करें यह कितने परसेंट हिस्सा होता है, तो जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है, और यह हिस्सा कितना होता है, ठोस हिस्सा कितना परसेंट होता है, 40% होता है। बात करें रुधिराणु की, तो रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में। अब इनका एक एक करके जान लेते हैं। एक का नाम है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, और दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जो आरबीसी होता है वो हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, 50 लाख पाया जाता है। कितना लाख, 50 लाख। ध्यान देना, कितना लाख पाया जाता है, 50 लाख। जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है वह कितना पाया जाता है, 10,000। कितना पाया जाता है, 10,000। और जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों वह हमारे शरीर में 1.5 से लगभग 4 लाख के संख्या में मौजूद होता है। ये तो संख्या पाई जाती है हमारे ब्लड में, किसकी, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। अब आगे हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो आरबीसी होता है उसके अंदर क्या चीज पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड लाल होता है, तो वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो रक्त होता है वह लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है जिसका नाम है आयरन। दोस्तों आयरन का नाम सुन के आपको याद हो रहा कि यार लोहा और ब्लड में हमारे तब तो बहुत नुकसान है। लेकिन दोस्तों ये जो आयरन है वो नैनो पार्टिकल के रूप में है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फायदा ही देते हैं। आपको ये नहीं कि ये जो बड़ा लोहा आप देख रहे हैं वो हमारे ब्लड में होता है, ऐसा नहीं है। वो नैनो पार्टिकल होता है जो हमारे ब्लड के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, इसका अर्थ है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हुई इसका मतलब है आरबीसी की कमी हुई। यदि आरबीसी की कमी हुई इसका मतलब है हमारा ब्लड की कमी हुई। यानी आयरन ही है जो आरबीसी को कंट्रोल करता है और हमारे ब्लड के लेवल को भी कंट्रोल करता है। यदि बात करें दोस्तों कि आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। जो एनीमिया डिजीज है दोस्तों, इसमें क्या होता है, लोग बाग बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं करेगा, कहीं यहां से वहां जाने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल शरीर में एनर्जी नहीं रह जाएगी एनीमिया में। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जब एनीमिया डिजीज हो जाएगा यानी ब्लड की कमी हो गई आपको, जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो पता है क्या दिक्कत होगी। एक बार अपना माइंड डाइवर्ट करिए और सोचने की कोशिश करिए कि जब खून की कमी हो जाएगी शरीर में तो क्या घटना घट सकती है, बताइए दोस्तों। जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, इसका अर्थ है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, ब्लड।
यानी ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमारे अंगों को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जब हमारे अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो अपना प्रॉपरली 100% फंक्शन नहीं कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो इसी वजह से जो ये रोग होता है उसको क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। यदि एग्जाम में आपसे पूछे कि एनीमिया रोग किसके कमी से होता है, तो या तो आयरन होगा ऑप्शन में, या नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन रहेगा, हीमोग्लोबिन भी नहीं रहा तो आरबीसी रहेगा, यानी रेड ब्लड सेल। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक आपने जान लिया जो सॉलिड पार्ट होता है रुधिराणु, जिसे ब्लड कार्पल्स कहते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। दोस्तों हमने ये भी जान लिया कि जो आरबीसी होते हैं उनकी संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है ब्लड में, और ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड में कितनी होती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं जो रुधिराणु होते हैं उनकी जीवन काल कितनी होती है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जो जीवन काल है, यानी कितने समय तक हमारे ब्लड में रह सकते हैं, उनका जीवन काल हम जान लेते हैं। जो आरबीसी होता है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन। यानी 120 दिन के बाद ये सेल्फ क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 4 डे का होता है। कितना डे का? 4 डे का। और इसके बाद जानते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की, तो इसका होता है 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। 17 दिन नहीं, 7 दिन। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों जो आरबीसी होता है वह 120 दिन के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जो डब्ल्यूबीसी है वह 4 दिन के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, और जो प्लेटलेट्स है वह 7 दिन के बाद अपना आप ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों जो डेंगू डिजीज होता है, यानी डेंगू बीमारी जो होती है, उसमें प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन होने लगता है। यह 150 से ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल मनुष्य के शरीर में, जबकि डेंगू होने के बाद यह लगभग 90,000 तक, 60,000 तक पहुंच जाता है। और एक बार जब डाउन होने लगता है दोस्तों, तो एक साथ वो लगभग 30,000 की क्वांटिटी में खत्म होता है। उस हिसाब से बढ़ता भी है। यदि बात करें दोस्तों कि जब भी डेंगू हो आपको, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट्स है वो इतना तेज डाउन होता है कि आपको संभलने का मौका ही नहीं देगा। यदि प्लेटलेट्स का फंक्शन जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो जो प्लेटलेट्स होता है वह भी रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। और जो डब्ल्यूबीसी है यह एक प्रकार की इम्यूनिटी पावर है। तो हमने जान लिया दोस्तों कि जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी है वह रोगों से लड़ने की ताकत प्रोवाइड करता है। जो ब्लड प्लेटलेट्स है वह क्या करता है? ब्लड का थक्का जमने में भी मदद करता है। तो इसकी संख्या में बात हो गई, इसकी जीवन काल की बात हो गई। दोस्तों इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए? ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 120 दिन बाद आरबीसी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगा, और 7 दिन बाद क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स खत्म हो जाएगा। खत्म कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, दूसरा तब तक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो 4 दिन बाद हमारे डब्ल्यूबीसी खत्म होते हैं, 120 दिन बाद हमारा आरबीसी, और 7 दिन बाद हमारा प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं और नया बनता रहता है। साइक्लिंग प्रोसेस है। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। ये क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों? लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो डैमेज है उसको खत्म करने का काम करता है, जबकि न्यूक्लियस क्या करता है? इन सारे चीजों को कंट्रोल करता है। जो इसमें आरबीसी में नॉन न्यूक्लियस है और ना ही लाइसोसोम है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई सेल डैमेज हुआ या यदि कोई आरबीसी डैमेज हुई तो उसे निकालने का काम कौन करेगा?
कोई नहीं करेगा, क्योंकि लाइसोसोम है ही नहीं, तो वैसे ही पड़ा रहेगा हमारे ब्लड में, तो सड़ता रहेगा। तो इससे बचाने के लिए नेचर ने यानी भगवान ने एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला है। उपाय क्या है दोस्तों, कि जितने भी ब्लड हैं वह एक अंग से होकर निकलते हैं जिसका नाम है प्लीहा। प्लीहा जिसे स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन। ये सारे रक्त जो होते हैं प्लीहा से होकर के बहते हैं। तो प्लीहा में कई सारे बॉडीगार्ड हैं, वो क्या करते हैं, डंडा लेके खड़े रहते हैं, रक्त जाओ भाई, रक्त जाओ, रक्त जा रही होती है, कहें रक्त जाओ, निकलो निकलो निकलो, भाई तू तू इधर था, तू इधर, कैसा सुस्त हो रहा है, तेरे टांग टूटा हुआ, चल इधर। फिर चल भेजता है। यदि आरबीसी कोई ऐसा खराब मिल गया तो वह निकाल करके अपने पास रख लेता है और मार और के दफना देता है। इस वजह से दोस्तों जो प्लीहा होता है उसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं या कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये आरबीसी जितने भी नष्ट हुए रहते हैं उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है स्प्लीन में यानी प्लीहा में। दोस्तों आज तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से आज क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।